हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता और जरा ये सुनो। सर प्लीज काम डाउन, ऑनेस्टली सेइंग सर मेरा आप एनकाउंटर कराओ, आप जो मर्जी कराओ, इफ इट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन प्लीज गेट इट। वन ऑफ द शार्क्स ऑफ द शार्क टैंक अश्नीर ग्रोवर कोटक महिंद्रा बैंक के एक रिप्रेजेंटेटिव को मार डालने की धमकी दे रहे। एंड वी ऑल्सो नो कि अश्नीर ग्रोवर और उनकी वाइफ अभी रिसेंटली ही मार्च तक छुट्टी पर चले गए हैं। सो क्या यही रीजन है कि उनकी कंपनी ने उन्हें लाइमलाइट से दूर रखने के लिए छुट्टी पर भेज दिया? वेल, अश्नीर के रीसेंट बयान के मुताबिक उन्हीं के कंपनी के सीईओ सुहेल समीर ने जानबूझकर उनको छुट्टी पर भेजा ताकि उन्हीं के कंपनी यानी कि भारत पे के दूसरे मेंबर्स द्वारा अश्नीर को फंसाने के लिए सबूत इकट्ठा किया जा सके। बट इस पूरे सिचुएशन में सिर्फ अश्नीर ग्रोवर ही नहीं बल्कि भारत पे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ओवरऑल कंपनी की भी बहुत सारी गलतियां सामने आई है। जैसे कि जब आप गूगल पे टाइप करते हो फाउंडर्स ऑफ भारत पे, तो हर जगह बस दो ही नाम दिखाई देते हैं, अश्नीर ग्रोवर और शाश्वत नकरानी। बट फिर ये भाविक कोलारिया कौन है जो अश्नीर ग्रोवर के कंट्रोवर्सी के पहले तक लिंक्डइन पर अपने आप को भारत पे का को फाउंडर कह रहे थे, बट आयरॉनिकली ये कंट्रोवर्सी होते ही रातों रात एक साधारण एम्प्लॉय बन गए। इस पूरे सिचुएशन में अश्नीर ग्रोवर के कितने स्कैम्स बाहर आए हैं, कंपनी के कितने स्कैम्स बाहर आए हैं, एंड क्या वाकई में अश्नीर ग्रोवर इज टू बी ब्लेम्ड? वेल, लेट्स फाइंड आउट। Bharat pays Ashneer Grover and his wife Madhuri Grover in a legal notice stated that Kotak Mahindra Bank went back on their deal to get them shares worth rupees 500 crore in Nykaa's initial public offering. भारत में 2018 में शुरू हुई वो कंपनी है जिसने यूनिवर्सल यूपीआई क्यूआर कोड सिस्टम लाकर बैंकिंग सिस्टम और अपने फाउंडर अश्नीर ग्रोवर के जेब में रातों रात क्रांति लाई। बट आज महज 3 सालों में ही ये कंपनी आईसीयू पर आ चुकी है और इसके पीछे की मेन वजह है खुद अश्नीर ग्रोवर। लेकिन आज अश्नीर ग्रोवर पहले तो इस नो मोर इन शार्क टैंक, प्लस उन्हें खुद की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी उन्हीं के कंपनी भारत पे से निकालना है। बट समझ में नहीं आ रहा कि एक आदमी ने आखिर इतने प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट कर लिए। सो वेल, रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आए हैं जो अश्नीर को मल्टीपल चीज़ों के लिए ब्लेटेंटली ब्लेम कर रहे हैं, जिसमें से नंबर 1 है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। 2019 में अश्नीर ने अपने ही कंपनी के एक्सपेंसेस के ऑडिट में पूरे कंपनी के 62% एक्सपेंस को मिसलेनियस एक्सपेंसेस या फिर अनस्पेसिफाइड एक्सपेंसेस करके बताया था। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस यूजुअली वैसे एक्सपेंसेस होते हैं जो बहुत ही छोटे मोटे होते हैं, जैसे कि मे बी कंपनी के स्टेशनरी का एक्सपेंसेस या फिर चाय वगैरह का एक्सपेंसेस, जिसकी कोई मायने नहीं रखता, वो एक बड़ा रकम नहीं होता है। बट महिंद्रा जैसी लीडिंग कंपनीज और एचडीआई जैसे बैंकरप्ट कंपनी, दोनों के ही मिसलेनियस एक्सपेंसेस लेस देन 1% है। सो अब भारत पे में अनस्पेसिफाइड एक्सपेंसेस 62% है, तो इसमें इतना अनक्लैरिटी क्यों है? रीजन नंबर 2, पासिंग बिल्स फॉर नॉन एग्जिस्टेंट वेंडर्स। अक्टूबर 2021 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस डीजीजीआई ने भारत पे एक सर्वे कंडक्ट किया, जिसमें ये पता लगा कि भारत पे ने कुछ 30 वेंडर्स से बिजनेस डील्स किए हैं, जिसमें उन्होंने 53.25 करोड़ स्पेंड किए थे, लेकिन इस डील से उन्हें 10.97 करोड़ का लॉस हुआ था। बट द मेन पार्ट इज कि थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने पे ये पता चला कि वो 30 वेंडर्स जहाँ पे इन्होंने ये करोड़ रुपीज स्पेंड किया था वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। रीजन नंबर 3, पासिंग बिल्स फॉर नॉन एग्जिस्टिंग कंसल्टेंसीज। अब भारत पे ये क्लेम कर रहा था कि उन्होंने अपने कंपनी के एम्प्लॉइज को हायर करने के लिए एक कंसल्टेंसी फर्म को हेवी पेमेंट्स दिए थे, लेकिन अगेन जब रिस्क एडवाइजरी फर्म अल्वारेज एंड मार्शल ने भारत पे ऑडिट किया था तो उन्हें ये पता चला कि जो कंसल्टेंसीज का नाम वो ले रहे थे लोगों को बुलाने के लिए, उनसे उन्होंने एम्प्लॉइज को रिक्रूट किया था, लेकिन बहुत ही कम नंबर। एंड बाकी जिन एम्प्लॉइज का नाम उन्होंने लिया था उन्होंने तो कभी उन रिक्रूटमेंट फर्म्स का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन फिर भी उन कंसल्टेंसीज को उन एम्प्लॉइज के रिक्रूटमेंट के लिए पेमेंट जा रहा था। इनफैक्ट जितने भी कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर्स का नाम दिया गया है उन सब का तो कोई ऑनलाइन प्रेजेंस तक नहीं था। ऊपर से टू टॉप इट ऑल उन सारों की ईमेल आईडीज, एड्रेसेस और इनवॉइस का रिटर्न फॉर्मेट भी काफी ज्यादा सिमिलर था, एंड इनफैक्ट कुछ केसेस में तो उनका बैंक ब्रांच भी सेम था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक को छोड़ के बाकी सभी कंसल्टेंसीज के लिंक्स पानीपत से थे। पानीपत वही जगह जहां से अश्नीर ग्रोवर की वाइफ माधुरी जैन बिलोंग करती है। अब इतने सारे इनवॉइसेस, इतने सारे बिल्स अगर पास हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई तो उन्हें बना रहा है और कोई उन्हें पास कर। सो वेल, ये इनवॉइसेस बनाए जा रहे थे बाय माधुरी जैन और उसका भाई श्वेतांग जैन, एंड देन माधुरी जैन ही उन्हें पास कर रही थी अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। यानी बेसिकली इससे ये समझता है कि अश्नीर फैमिली कंपनी से प्रॉफिट अपने 9.5% इक्विटी के हिसाब से तो कर ही रहे थे, लेकिन उसके अलावा भी ये सारे स्कैम्स की वजह से उन्हें 2 मेजर फायदे हो रहे थे। फायदे लाइक टैक्स में छूट,
कंपनी का बहुत सारा पैसा इन कंसल्टेंसीज वगैरह को देने में खर्च हो गया बोल के अपना प्रॉफिट कम दिखाओ और टैक्स कम भरो। दूसरा फायदा सेल्फ इंसेंटिवाइजेशन। गवर्नमेंट के साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी गुमराह करो कि हम रिक्रूटमेंट फर्म्स और वेंडर्स को पैसे दे रहे हैं फॉर कंपनीज बेटरमेंट, लेकिन वो सारा पैसा भी सीधा अपने प्रॉफिट में डालते। मतलब बेसिकली एक तीर से दो निशाने, गवर्नमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट आई नो इससे अब ये सवाल आता है कि क्या भारत में की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इतने बेवकूफ है, इतने भोले हैं? वेल, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरे कांड में बहुत सारी चीजें सामने आई जो बहुत ही स्ट्रेंज लग रही थी, बहुत ही एब्सर्ड लग रही थी। एंड इससे इनफैक्ट बहुत सारे लोग पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं स्टीव जॉब्स के सिचुएशन के साथ। अगर आपको स्टीव जॉब्स का सिचुएशन याद रहेगा तो उन्होंने भी अपनी कंपनी में पेप्सिको के प्रेसिडेंट जॉन स्कूली को लाया था, लेकिन फिर बाद में जॉन ने ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलकर स्टीव का जॉब छीन लिया था। सो यहाँ भी उसी तरह भारत पे में भी अश्नीर ने करंट सीईओ सुहेल समीर को लाया था, लेकिन अश्नीर का ये कहना है कि सुहेल ने ही बीओडीज के साथ मिलकर अश्नीर को निकालने की साजिश रची। बट यार सुहेल ऐसा क्यों करेगा और बाकी बीओडीज ऐसा क्यों करेंगे? So well, some people believe it is done to cover some of the company's darkest secrets, darkest flaws. Flaw number 1, माधुरी जैन ग्रोवर as the head of controls. अक्टूबर 2018 में जब माधुरी अश्नीर ग्रोवर की वाइफ ने कंपनी को ज्वाइन किया था, तब she was working as the head of controls, जो पोस्ट माइंड यू किसी भी फाइनेंसिंग कंपनी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, यानी बेसिकली कंपनी के फाइनेंसेस स्टेबल रहे और वो लड़खड़ाए ना, इसीलिए हेड ऑफ कंट्रोल्स को अपॉइंट किया जाता है। बट नाउ द आयरनी इज कि माधुरी बाय एजुकेशन एक फैशन डिजाइनर है। सो अब एक छोटे से प्राइवेट बिजनेस में एक नॉन क्वालिफाइड इंडिविजुअल ये सारी चीजें हैंडल करे, ये तो समझ में आता है, लेकिन एक स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड फर्म भारत में जिसमें लाखों लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उस कंपनी की फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक फैशन डिजाइनिंग में क्वालिफाइड इंसान के हाथ में थाम दे, यानी बेसिकली आप उन लाखों लोगों के पैसों को दांव पे लगा रहे। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर सिर्फ अश्नीर ग्रोवर इज टू बी ब्लेम्ड, तो इस चीज को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कैसे कंसिडर नहीं किया? नंबर 2, अर्ली इन्वेस्टर्स आर स्टिल द बिगेस्ट फंड रेजर्स। भारत पे के को-फाउंडर्स अश्नीर ग्रोवर और शाश्वत नकरानी ने अब तक कंपनी के लिए करीब 650 मिलियन के फंड्स रेज किए यूजिंग वेरियस इन्वेस्टर्स लाइक दीज। लेकिन स्ट्रेंज बात तो ये है कि वो कंपनी जो लोगों को लोन्स और अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसमें आज भी ज्यादातर फंड्स कंपनी के 66.1% शेयर्स होल्ड करने वाले बोर्ड में बैठे इन्वेस्टर्स ही खड़ा करते हैं, ना कि कोई पब्लिक इन्वेस्टर्स। नाउ आई नो आप ये सोच रहे होंगे कि तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सो वेल, द प्रॉब्लम है कि ऐसी बड़ी कंपनी जिसमें बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो मेजरली बस कुछ चंद गिने चुने इन्वेस्टर्स के पैसों पर ही चल रही है। सो अगर उन्होंने उसमें से अपना हाथ निकाल लिया तो जितने भी छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो सीधा आसमान से जमीन पर गिर जाएंगे। यानी ऑलमोस्ट लाइक चेन मार्केटिंग के टॉप इन्वेस्टर्स के दम पर लोग जुड़ते जाते हैं, और अगर टॉप अथॉरिटी अपना प्रॉफिट लेकर गायब हो जाए तो बाकी सारे लोग अपना माथा पीटेंगे। नंबर 3, फ्रॉडस्टर इन यूएस, को फाउंडर इन इंडिया। आज भाविक कोलाडिया जो भारत पे में एज ग्रुप हेड ऑफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी काम कर रहे हैं, अश्नीर ग्रोवर और शाश्वत नकरानी के साथ कंपनी का ओनर हुआ करते थे विद 30% शेयर इन कंपैरिजन टू 22% ऑफ अश्नीर्स। बट फिर क्योंकि भाविक कोलाडिया एक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के चलते यूएस में दोषी पाए गए एंड उन्हें किसी भी यूएस कंपनी को ओन करने के लिए बैन कर दिया गया, इसीलिए इन्वेस्टर्स को सबसे पहले भाविक के ही शेयर्स बेचे गए ताकि उनके वजह से इन्वेस्टर्स का भारत पे पर विश्वास घटे ना और बढ़ते रहे। अब लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का यहाँ पर यह भी कहना है कि भाविक आज भी भारत पे में शेयर्स होल्ड करते हैं, बट नो, नॉट डायरेक्टली, बट अश्नीर और शाश्वत के जरिए। एंड इसकी खबर भारत पे में करंटली सबसे बड़ा स्टेक होल्ड करने वाली सेक्वाया कैपिटल फर्म को भी पता है। यानी देखा जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसमें सेक्वाया कैपिटल के ओनर भी शामिल है, उनका यू अल्वाज एंड मार्शल जैसी इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग फर्म को कंपनी की ऑडिट के लिए बुलाना एंड उस ऑडिट में सिर्फ अश्नीर और उसके परिवार के सस्पिशियस लिंक्स को निकालना कुछ ऐसा साउंड करता है जैसे बोर्ड मेंबर्स ने अब तक कभी ऑडिट ही नहीं किया था। कुछ ऐसा नजर आता है एज इफ उन्हें माधुरी जैन के क्वालिफिकेशंस या कोलाडिया के क्रिमिनल हिस्ट्री या फिर कंपनी के अन्य लूपहोल्स के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था। एंड कंपनी के सारे फ्रॉडुलेंट डिसीजंस सिर्फ 9.5% शेयर्स रखने वाले अश्नीर ने ही लिए हैं, वो भी बीओडीज को खबर किए बिना। बट वॉट एवर में बी द केस, अभी प्राइमा फेसी अश्नीर और माधुरी ही दोषी नजर आ रहे हैं। सो लेट्स सी कि अगर इन पर लगाए हुए सारे आरोप सच साबित हो जाते हैं तो इन पर क्या कार्रवाई हो सकती है। नंबर 1, रेपरकशंस ऑफ फ्रॉड।
सो वेल, अगर ये सभी आरोप इस कपल पर प्रूफ हो जाते हैं तो इन्हें फ्रॉड करने के जुर्म में इन सभी सेक्शंस के अंडर में बुक किया जाएगा, जिसके सजा होगी नंबर 1 इम्प्रिजनमेंट ऑफ अराउंड 6 months to 10 years एंड नंबर 2 फाइन मोर देन द फ्रॉड अमाउंट बट नॉट मोर देन 3 times दैट अमाउंट। खैर, एक रीसेंट रिपोर्ट के अनुसार ये भी सामने आया कि भारत पे के बोर्ड मेंबर्स ने दुनिया के टॉप 4 ऑडिट फर्म्स में से एक पावर वाटर हाउस कूपर PwC को भी हायर किया था ताकि कंपनी के फाउंडर्स यानी कि अश्लील ग्रोवर को कंपनी के बाहर फेंक सके। एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि किसी भी कंपनी के फाउंडर को निकलवाने के लिए इन्हीं टॉप 4 फर्म्स में से किसी एक द्वारा फ्रॉड प्रूफ किया जाना जरूरी होता है। एंड इन फैक्ट दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्शन इन विच वी शुड थिंक। मतलब आप खुद ही सोचो, आप खुद ही मुझे आंसर करो कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस पूरे केस में सिर्फ अश्लील ग्रोवर और उसकी वाइफ ही सोल कल्प्रिट है, या फिर क्योंकि अभी अश्लील ऑलरेडी हाईलाइट में है शार्क टैंक की वजह से और अपने लीक्ड ऑडियो की वजह से, इसीलिए ये सारे बीओडीज अपने सारी गलतियां उसी के कंधे पर तान रहे हैं। आपकी इस पे क्या राय है? आपकी जो भी ओपिनियन है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई वुड लव टू नो। इस केस में भी बहुत सारे अफवाहें चल रही है और सभी लोग मिलकर सिर्फ और सिर्फ अश्लील ग्रोवर को ही ब्लेम कर रहे हैं, बट मैंने ये वीडियो बनाया है आपको एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव देने के लिए। अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से अग्री करते हो और अगर आपको ये मैसेज दुनिया भर के लोगों को फैलाना है तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। अगर आपको फ्लर्न के ऐसे ही एड्यूटेनमेंट और सोशल अवेयरनेस बेस्ड वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल गेट सेट फॉर फन को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना आप फ्लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।